नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित अवस्थी लेकर के ताजा तरीन सवाल जो कि बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। स्वागत है मेरे सभी मित्रों का 24 फरवरी 2022 रियल न्यूज एंड एनालिसिस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण। फिर चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स विद प्रॉपर एनालिसिस पूछा जाता है तो आपका स्वागत है। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और जानना शुरू करिए क्या कुछ खास है आज की सुर्खियों में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय खबरों से, और खबरों में सबसे बड़ी खबर बनने वाली है कि हाल ही में चागोस आइलैंड को लेकर के ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच में क्या विवाद शुरू हुआ है, आज के सेशन में हम समझेंगे डियागो गार्सिया का क्या महत्व है, यूएसए के अंदर डियागो गार्सिया किस प्रकार से जाना जाता है, तमाम बातें आज के सेशन में की जाएंगी। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी महत्वपूर्ण खबर जो बन रही है वो ये है कि फ्रांस का नाराजगी ऑस्ट्रेलिया के प्रति अभी खत्म नहीं हुआ है। हालात यह है कि फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर सूची से हटा दिया है, रणनीतिक भागीदार की लिस्ट से हटा दिया है। क्या है इसके मायने, फ्रांस की नाराजगी ऑस्ट्रेलिया से क्यों बनी हुई है, कहां से ये बातें निकल के आती हैं, तमाम बातें आज के सेशन में आप सबसे की जाएंगी। रिसेंटली इंडिया के अंदर, विशेष रूप से महाराष्ट्र के मुंबई में एक न्यूज बड़ी सुर्खी में चल रही है और वो है आंगड़िया। अब ये आंगड़िया क्या होता है जिसके चलते हुए मुंबई के अंदर बहुत ज्यादा लूट, पुलिस वालों के ऊपर केस, ये सब दर्ज हो रहे हैं। सेशन के अंदर चर्चा करेंगे, आंगड़िया सिस्टम को समझने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से भारत के अंदर विशेष रूप से तेल के उत्पादन के लिए जाने जाने वाली कंपनी केयन्स एनर्जी, जो कि वेदांता ग्रुप के पास में है वर्तमान में, उन्होंने राजस्थान में तेल का एक नया कुआं खोजा है जिसका नाम दुर्गा रखा गया है। आज के सेशन में चर्चा करेंगे, दुर्गा का महत्व समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम लोगों ने जानकारी अभी तक रूस और यूक्रेन के बारे में चर्चा की है तो वर्तमान में यूक्रेन के बारे में अपडेट यह है कि यहां पर इमरजेंसी लगा दी गई है। सेशन के अंदर चर्चा करेंगे यूक्रेन में इमरजेंसी क्यों घोषित की गई है। शायद आपको भारत के आर्टिकल 352 की याद आ जाए कि जब कोई बाहरी आक्रमण हो तो देश में इमरजेंसी लगा दी जाती है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण खबरें जो कि वनडे एग्जामिनेशंस के लिए काफी महत्वपूर्ण है, उनके अंदर प्रधानमंत्री के द्वारा हाल ही में किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया गया। 100 किसान ड्रोनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। ठीक इसी प्रकार से केंद्र ने संजय मल्होत्रा को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया है। इसके साथ साथ भारत के अंदर केरल के स्टार्टअप मिशन ने वैश्विक लिंक को बढ़ावा देने के लिए गूगल फॉर स्टार्टअप के साथ भागीदारी की है, महत्वपूर्ण खबर है। इसके साथ में अन्य जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उसके अंदर अगर हम चर्चा करते हैं तो आपके पास में साहब केरल के बाद में न्यूज निकल करके आती है कोल इंडिया, जिसको भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में पुरस्कार मिला है। बिहार के साकिबुल गनी प्रथम श्रेणी डेब्यू कर ट्रिपल टन हिट करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। भारत T20 रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच चुका है। इसके साथ साथ भारत के आर प्रज्ञानंदन विश्व के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। ये बहुत ही तगड़ा नाम चल रहा है साहब इस बालक का। मतलब कहते हैं कि खेलने से पहले T20 देखते हैं, जीतने के बाद नींद लेकर के अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। काफी ज्यादा हिट हो रखे हैं ये बालक। इसके साथ साथ इजराइल के सी डोम नई वायुसेना रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण हाल ही में किया गया है। असम सरकार ने नदियों में भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने हाल ही में एक इतिहास रचा है जिसने कि ATP 500 विजेता के अंदर उसका नाम सबसे कम उम्र में शामिल हो गया है। इन तमाम जानकारियों को विस्तार पूर्वक आज के सेशन में डील करेंगे। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी पर हमारे साथ जुड़कर पढ़ना तो मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर तमाम कोर्सेज पर 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के अंदर पढ़ रहे हो। इसके साथ साथ रोजाना शाम को 6 बजे आपके लिए एक स्पेशल क्लास चल रही है, उसके अंदर आप अंकित10 यूज करके फ्री में क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। यदि बात की जाए एसएससी कैटेगरी के अंदर चल रहे इकोनॉमी के बैच की, तो आप चाहे स्टेट पीसीएस, डिफेंस या एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूज माई रेफरल कोड अंकित10 फॉर एसएससी कैटेगरी एंड गेट माई जीके कोर्स, जिसमें मैं इकोनॉमी पढ़ा रहा हूं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, रेफरल कोड अंकित10 तो याद रखना ही है। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम पर हमसे कनेक्ट करते हैं तो मेरा इसी नाम से आप मुझे टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं, जहां पर आपको कंटेंट की PDF प्राप्त हो जाती है। ऑफर्स की अगर हम बात करें तो यूपीएससी में इस समय आइकॉनिक और जो प्लस कॉम्बिनेशन है इसके ऊपर ऑफ चल रहा है। आप इन्हें 10,000 और 5,000 का ऑफ चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। फरवरी में आज तक यानी कि 24 फरवरी तक बैंक, एसएससी और सारे कोर्सेज के ऊपर तमाम प्रकार के ऑफर चल रहे हैं।
1 साल के सब्सक्रिप्शन पर 3 अतिरिक्त महीने का सब्सक्रिप्शन एसएससी कैटेगरी में दिया जा रहा है। यदि तीनों का सब्सक्रिप्शन आप मिलकर के लेते हैं, बैंक का, आरबीआई का, इन सब के ऊपर कुछ ना कुछ ऑफर जरूर चल रहे हैं, आप यूज कर सकते हैं। यूज माई रेफरल कोड अंकित 10। आज का मोटिवेशन, सफलता 4 चीजों से मिलती है। जिंदगी का लक्ष्य तय करो, अच्छे शिक्षा रखो, कड़ी मेहनत करो और धैर्य रखो। बहुत ज़्यादा विस्तार पूर्वक समझाने की आवश्यकता पड़ेगी इस पूरे मोटिवेशन को, लेकिन फिलहाल के लिए इतना सा हमेशा दिमाग में रखना, जो आप सबके लिए वर्तमान समय में जरूरी है, दैट इज पेशेंस। यदि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से लगातार करते आ रहे हैं तो निश्चित ही धैर्य ही अंतिम वो चीज़ है जिसकी वजह से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। साथियों, वर्तमान में कोरोना काल में बहुत सारी परीक्षाएं नहीं हो पाई। बहुत से बच्चों ने पढ़ाई करी, लेकिन पढ़ाई करते करते फिर उनकी तैयारी इसलिए रुक गई या फिर तैयारी में व्यवधान इसलिए आया क्योंकि कोरोना के कारण परीक्षाएं सरक गई। परीक्षाओं के बाद में जो जानकारी मिली वो या तो धांधली की मिली, या एग्जाम हुए तो एग्जाम को किसी न किसी कारण से पाबंदी दे दी गई। अभी रिसेंटली आरएएस मेंस का पेपर पोस्टपोन हुआ है। अब मेंस का पेपर पोस्टपोन हुआ है तो उस स्थिति के अंदर बहुत से आरएएस मेंस लिखने वाले विद्यार्थी इस समय अपने आप को थोड़ा परेशान पा रहे हैं। उन सबसे भी गुजारिश यही है कि अपने अंदर पेशेंस ना तोड़ने दें, अपने आप को और मजबूत करें। जितने भी दिन पेपर खिसका है उस हिसाब से अपने आप को और मजबूत करके आगे बढ़ें। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। वेदानंद, लक्ष्य, ट्रीना, तमन्ना, मुकेश, अमिया, प्रद्युम्न, सृजन, अभिषेक, बसंती, निशांत, सुरजीत, प्रहलाद, गुलशन, सताक्षी, लक्ष्य, कृष्णा, वेदानंद, पीयूष, प्रद्युम्न, सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए और जानना शुरू करिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल याद करिए, अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने आप लोगों को एक आइलैंड के बारे में कहानी सुनाई थी जिसका नाम था फॉकलैंड आइलैंड। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि चीन और अर्जेंटीना, इन दोनों के बीच में एक आइलैंड को लेकर के सहमति बनी जिसका नाम फॉकलैंड आइलैंड था। याद होगा, अगर याद नहीं है तो गूगल पर सर्च मार लेना। मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, वो आपको मिल जाएगा। मैंने पढ़ाया है आरएनए के अंदर, शायद आपको याद आ जाए। और टेक्निकल टीम, अगर आपने वो वीडियो अलग से काट कर अभी तक नहीं डाला है, प्लीज डाल दीजिएगा। फॉकलैंड आइलैंड का विवाद मैंने आपको पढ़ाया है। एक इसी प्रकार से अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि फॉकलैंड आइलैंड है किसका? ब्रिटेन वालों का था, है ना। ऐसे ही रिसेंटली एक और आइलैंड का विवाद सामने आया है जिसका नाम है चागोस आइलैंड। अब आप पूछेंगे विवाद सामने आया है का मतलब क्या है? मतलब विवाद सामने आया है का मतलब यह है कि ये प्रॉपर्टी आज की विवादित नहीं है, लंबे समय से विवादित है, आज फिर से सुर्खियों में आई है। शायद अपनी क्लास में इसकी इतनी ज्यादा चर्चाएं इसलिए नहीं हुई क्योंकि लंबे समय से शांति बरकरार थी। क्या है ये चागोस आइलैंड विवाद, क्यों इतना महत्वपूर्ण है, सारी बातें आपको हम समझाएंगे, लेकिन एक प्रैक्टिकल अनुभव मैं आपको बता देता हूं। चागोस आइलैंड जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहां पर एक स्थान है, उसका नाम है डियागो गार्सिया। ये लिख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डियागो गार्सिया आरएएस प्रीलिम्स के अंदर 2016 से पहले वाला जो प्रीलिम्स है उसके अंदर पूछा जा चुका है। कहने का मतलब ये है कि ये जो विवादित जगह है ना, जो सुर्खियों में जब आती हैं, परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसे अच्छे से अपने पास नोट करते हुए चलिएगा। आज क्यों पढ़ रहे हैं हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि चागोस आइलैंड को मॉरिशस वालों ने गूगल से कहा है कि उसे आप ब्रिटिश टेरिटरी दिखाना बंद करिए। बस ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो सारा मुद्दा क्लियर हो जाएगा। किससे कहा गया है? गूगल से कहा गया है। किसने कहा है? मॉरिशस वालों ने कहा है। क्या कहा है? कि आप उसे ब्रिटिश टेरिटरी दिखाना बंद करिए, ये मत बताइए कि ये ब्रिटेन वालों के हिस्से में आता है। फिर आप पूछेंगे कि सब ब्रिटेन वालों के हिस्से में ना दिखाएं तो क्यों ना दिखाएं, क्या बवाल है, कहां पर है ये, कौन सी जगह है? चलिए चर्चा करते हैं। जिसको आप वर्तमान में सुर्खी में पढ़ रहे हैं, ये इंडियन ओशन में स्थित एक आइलैंड है। ध्यान से देखिएगा, आपको मैं यहां पर मैप के माध्यम से दिखाने का प्रयास करता हूं। देखिए, देखो बेटा, इंडिया के दक्षिण में ये इंडियन ओशन है। देखो, ये जितने भी विदेशी लोग रहे या ताकतवर जो देश रहे, इन सब ने अपने सभी जगह ठिकाने बनाए हुए हैं। मैं उदाहरण के लिए आपको बता दूं, ब्रिटेन बैठा हुआ तो बिल्कुल कोने में है ना। वहां से लगभग 9000 किलोमीटर दूर उसने यहां पर एक आइलैंड पर कब्जा किया हुआ है। आप देखो इनकी पॉलिसी, देखो ये नेवल सुप्रीमेसी कैसे रखते थे, आप वो समझो। ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया पर राज किया। जब राज किया तो उन्होंने
अपने ऐसे ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट आज भी बना के रखे हुए हैं जहां से या तो वो खुद या फिर अमेरिका की मदद से उस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। आप सोचो, इन्होंने बिल्कुल बीचों बीच इस जगह, समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच इस जगह एक आइलैंड पर कब्जा किया हुआ है। कब्जा जिस आइलैंड पर किया हुआ है उसका नाम चागोस आइलैंड है। खास क्यों है? खास इसलिए है बेटा क्योंकि ये यहां से जितना दूर है उतना ही दूर यहां से है। मतलब एकदम स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर, जहां साउथ ईस्ट एशिया इसके साथ दूरी रखता है उतना ही इसके साथ ईस्ट अफ्रीका दूरी रखता है। यानी कि इन दोनों जगह पर निगरानी रखने के लिए इन्होंने एक आइलैंड पर कब्जा किया हुआ है। अब आप पूछेंगे आइलैंड पर कब्जा किया हुआ है, इसका मतलब यह थोड़ी हुआ कि आइलैंड के ऊपर कोई सेना बिठा रखी है। मैंने कहा वेरी गुड, चलो आगे समझो। बेटा ये जो चागोस आइलैंड यहां पर आप देख रहे हो, जो इक्वेटर के दक्षिण में आपको दिखाई पड़ रहा है, यहां पर केवल कब्जे का मतलब यह नहीं है कि कपड़े सुखा दिए। यहां पर बकायदा इन्होंने अपनी नेवी, आर्म्ड फोर्सेस ये सब बिठा रखी हैं। आप पूछेंगे सर ब्रिटेन इतना पैसे वाला कब से हो गया जो ऐसा काम कर रखा है? देखिए ब्रिटेन के पास में दुनिया भर की सारी, जो कहते हैं ना उस समय की नेवल ताकत जो हुआ करता था, नौसैनिक शक्ति ब्रिटेन हुआ करता था। हालांकि सेकंड विश्व युद्ध के बाद में इसके घर के बर्तन बिक गए, वो हालत अलग है, लेकिन जीत तो गया था। जीतने के बाद इसने अमेरिका को प्रसन्न होकर के इस जगह पर अपना ये चागोस आइलैंड दे दिया। तो कहने का मतलब क्या हुआ? आइलैंड किसका है? ब्रिटेन का है। अभी है किसका ये फाइनल टॉक पर बाद में जाएंगे। फिलहाल के लिए ये समझिए कि इस जगह पर कब्जा किसका है? तो ब्रिटेन का है। इसने क्या किया? इसने उठा करके ये आइलैंड अमेरिका वालों को पकड़ा दिया। क्या कहा कि इसके एक आइलैंड के हिस्से पर आप लोग नेवल बेस तैयार कर लो। नेवल बेस का मतलब क्या हुआ कि नौसेना के जहाज यहां खड़े रख लो, एयरक्राफ्ट यहां खड़े रख लो। कल को यदि विश्व युद्ध हो जाए तो हम लोग सब जगह उपस्थित हों। याद रखो बेटा, ऐसे ही हमने अटलांटिक ओशन में यहां पर अर्जेंटीना के पास फॉकलैंड पड़ा था, ऐसे ही हम यहां पर डियागो गार्सिया के बारे में जानने वाले हैं। इसी चागोस आइलैंड का, जो कि बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना हुआ एक छोटा सा आइलैंड है, इनमें से एक के ऊपर जिसका नाम है डियागो गार्सिया, आज भी अमेरिका नौसेना का बेस बना हुआ है। आइए मैं आपको जरा उस बेस की तस्वीरें दिखाता हूं, आप इस तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं। ये उसी चागोस आइलैंड पर एक स्थान है जिसका नाम है डियागो गार्सिया। उस डियागो गार्सिया के अंदर खड़े हुए विमान आपको दिखाई पड़ रहे हैं। कहां पर है ये? आपको समझ में आ जाना चाहिए, चागोस आइलैंड्स के साथ में है। चागोस आइलैंड कोई अकेला आइलैंड नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड से, लगभग 55 आइलैंड से मिलकर बनी हुई एक जगह है। उनमें से एक आइलैंड पर डियागो गार्सिया पर अमेरिकी सेना है। फिर आप पूछेंगे तो आज न्यूज में पढ़ा क्यों रहे हो? आइए अब मैं आपको बताता हूं पढ़ा क्यों रहा हूं। देखो बेटा, जब मैंने आपको समझाने के लिए इसे यहां मार्क किया तो ऐसी स्थिति में, इधर देखिए, अगर ऐसी स्थिति में यहां पर अगर एक बार के लिए हमने इस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर, ध्यान से समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर हमने इन्हें रहने का स्थान दिया हुआ है, तो मैं इसे जूम करके आपको दिखाऊं चागोस आर्कियोलॉजी को, तो इधर की तरफ आप देखें तो गूगल के अंदर जो जानकारी दिखाई पड़ती है गूगल मैप में, वो ये दिखाई पड़ती है। क्या है? ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी। ध्यान से देखिएगा क्या दिखाई पड़ रही है? ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी। अब आप ये समझेंगे कि दिक्कत क्या है। यहां पर सेशेल्स बैठा हुआ है, यहां पर ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी चागोस आइलैंड को बिठाया हुआ है। दिक्कत क्या है? मैंने कहा अब दिक्कत भी सुन लो। दिक्कत यह है साथियों कि यहां पर एक देश और है जिसका नाम है मॉरिशस। क्या नाम है? मॉरिशस। इधर देखिए, अब आप इधर देखिए, आपको शायद समझ में आ जाए, जहां के राष्ट्राध्यक्ष का नाम है प्रवीण जुगन्नाथ। ये देखिए मॉरिशस दिखाई पड़ेगा। समुद्र के अंदर मॉरिशस यहां तक फैला हुआ है। ये शायद आपको मॉरिशस का आइलैंड दिखाई पड़ जाए। साथियों, असल में जब मॉरिशस आजाद हुआ तो चागोस आइलैंड वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है, देखिए मैं एक फोटो फ्रेम में इन दोनों को लेकर के आ सकूं, यहां मॉरिशस दिख रहा है, यहां ब्रिटिश दिख रहा है। ये दोनों एक ही देश के हिस्से थे। मतलब आजादी के बाद से मॉरिशस को ही दिया गया था
चागोस आइलैंड, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसे अभी तक खाली नहीं किया। मतलब ये चागोस आइलैंड जो है, वास्तविकता में जो मैंने अभी तक कहानी आपको सुनाई, इसके पीछे का जो एक सार है वो आपको जानना चाहिए। वो ये है कि ये आइलैंड असल में ब्रिटिशर्स का है नहीं, इन्होंने मॉरिशस से इसे लीज पर लिया था 1965 यानी 1960 से 70 के बीच में 50 साल के लिए। 50 साल के लिए लीज पर लिया था और लीज पर लेकर के यहां पर इन्होंने अपना नेवल बेस बनाना शुरू कर दिया था और ब्रिटिशर्स ने अमेरिकियों को इस जगह को पकड़ा दिया था, यह कहते हुए कि आप इसकी सुरक्षा करिए और यहां पर नेवल बेस बना लीजिए। अब क्या होता है कि मॉरिशस वाले जो लोग हैं ये अपने इस आइलैंड को वापस चाहते हैं। ब्रिटिशर्स ने जैसे किराएदार कभी मकान खाली करा करने से मना कर देता है, बिल्कुल उसी तर्ज पर ब्रिटेन ने इसे खाली करने से मना कर दिया कि हम इस जगह को नहीं छोड़ रहे। इस बात को लेकर के आज की बात नहीं है, ये 2015 के बाद की बात है। 1965 में इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच में 50 साल के लिए। तो टेक्निकली 2015 के अंदर इन दोनों के बीच में यह विवाद सामने आया जब मॉरिशस ने कहा कि चागोस आइलैंड को खाली करो। ब्रिटेन ने खाली करने से इनकार कर दिया। ब्रिटेन ने खाली करने से इनकार बिल्कुल उसी तर्ज पर किया जैसे किराएदार मकान खाली करने से इनकार कर देता है। इनकार हो गया तो अब ऐसी स्थिति में मॉरिशस इस मुद्दे को लेकर के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय चला गया, यूएन में चला गया, दुनिया भर की जितनी भी अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज हैं वहां चला गया। उन सारी जगह पर जब विवाद सुना गया तो हमेशा जीता कौन? आपके मन में लगेगा कि ब्रिटेन जीता, वास्तविकता में जीता कौन? मॉरिशस जीता। सबने मॉरिशस को सही माना। इवन भारत ने भी हर बार जब वोट हुआ तो मॉरिशस के पक्ष में वोटिंग दिया और कहा कि चागोस आइलैंड जो है वो मॉरिशस का हिस्सा है, ना कि ब्रिटेन का। टेक्निकली आज की स्थिति यह है कि चागोस आइलैंड के अंदर जो डियागो गार्सिया वाला स्थान है वहां तो यूएस नेवी आज भी है, लेकिन चागोस आइलैंड पर मॉरिशस के लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया है। जब इस जगह पर 2015 से लेकर 2022 आ गया है, अब यहां पर ये लोग जाकर के झंडा भी फहरा दिए हैं। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। यहां पर ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी दिखाई पड़ रहा है। अब बवाल क्या हो रहा है, आज हम न्यूज में क्यों पढ़ रहे हैं, पहले मैं उस मुद्दे पर आता हूं, फिर मैं आगे चलूंगा। आज आप इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इस जगह पर ये जो ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी लिख रहा है, इस विषय को मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने गूगल से शिकायत की है कि आप इस जगह पर ये ब्रिटिश शब्द कब से हटाएंगे, इस शब्द को हटाइए, क्योंकि आपने यहां पर गलत तरीके से क्या कर दिया है, यहां पर गलत तरीके से नॉमिनेट कर रखा है, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम लोग इस जगह के ऊपर अपना कब्जा जो है वो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से प्राप्त कर चुके हैं। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई हो। यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर तो यह जगह किसके पास में है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो यह जगह है मॉरिशस के पास में, लेकिन गूगल ने चूंकि इस जानकारी को छुपा के रखा हुआ है, ऐसी स्थिति के अंदर अगर आप देखें तो यह न्यूज आपको समझ में आ जाएगी अब आसानी से कि मॉरिशस ने गूगल से कहा है कि आप चागोस आइलैंड को हमारे पार्ट के रूप में दिखाना शुरू करिए, यूके के साथ मत दिखाइए। ब्रिटेन ने अपनी यहां पर वो रखी हुई है, तो आप देख सकते हैं गूगल के ऊपर आरोप लगाया गया है मॉरिशस के द्वारा। और आरोप क्या लगाया गया है, आरोप यह लगाया गया है कि जितना जल्दी हो सके आप अपने गूगल के अंदर इसका सुधार करिए, जो भी जानकारियां आपके द्वारा मतलब गूगल पर दी जा रही हैं उन्हें कंफर्म करिए, ठीक है ना। कुछ बच्चे जो हैं वो कमेंट बॉक्स के अंदर यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर कुछ लिख रहे हैं, मुझे एक बार चेक करने दीजिए। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर युद्ध के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पुतिन अनाउंस मिलिट्री ऑपरेशन इन यूक्रेन। अच्छा, हो गया कारनामा। अनाउंसेस मिलिट्री ऑपरेशन इन यूक्रेन, गन फायर हर्ड नियर कीव्स मेन एयरपोर्ट। ठीक है, जैसे ही ये काम होता है मैं आपके पास में मिलिट्री ऑपरेशन का न्यूज आ चुका है। हो गया है शुद्ध युद्ध शुरू, ध्यान पूरा उस तरफ जाएगा। करते हैं इस सेशन को भी जल्दी कंप्लीट।
रशिया अनाउंसेस मिलिट्री ऑपरेशन इन यूक्रेन अमिड ग्रोइंग टेंशन, यानी कि जिस चीज का इंतजार था वो हो गया है। व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंस कर दिया है थर्सडे को मिलिट्री ऑपरेशन इन यूक्रेन टू डिफेंड सेपरेटिस्ट इन द ईस्ट ऑफ कंट्री, और ये इन्होंने सुबह सुबह काम कर दिया है। ठीक है, बैठकर तसल्ली से रहिए, इसके ऊपर जल्दी ही मैं आपको एक सेशन लेकर के आता हूं। क्लियर। हाँ देखो कितना आनंद आ रहा है सर, बहुत बढ़िया, युद्ध होगा युद्ध होगा। ठीक है, पढ़ा देंगे इन सब चीजों को भी, अभी जो चल रहा है वो तो पढ़ लो, ये तो सब पढ़ लो, उसके बाद में युद्ध भी करा देंगे, ठीक है ना। हाँ, शेयर मार्केट भी क्रैश हो रहा है, हमारी क्लास तो पूरी अंतरराष्ट्रीय क्लास हो रखी है, सब चीजें जो है ना वो लेकर के उसके ऊपर बैठे हुए हैं। पूर्वी यूरोप में हमला हो गया है, पता है मुझे। हाँ, ये देखिए, अब थोड़ा रुकिए 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 रुकिए, पहले खत्म कर लें इसको, या फिर यूक्रेन का युद्ध ही कराएं आपके सामने। पहले आरएनए कंप्लीट करो फटाफट, आओ, फिर इसके बाद में यूक्रेन का युद्ध कराते हैं, ठीक है। हाँ भाई, उनको बोलो कंटेंट वालों को कि इसको कवर करें फटाफट, इस पर सेशन करते हैं अपन तुरंत, ठीक है। हाँ जी, तो क्लियर है आपको, ये बात समझ में आ गई कि क्या हुआ है, इसको पढ़ लो, फिर आएंगे यूक्रेन के ऊपर भी। आगे चलते हैं साथियों अगले न्यूज की तरफ, और अगली न्यूज क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ये क्लियर हो गया, तो मैंने आपको चागोस आइलैंड को लेकर के विवाद समझा दिया है, विवाद क्या है ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए। आइए, अब सब लोगों का दिमाग जो है ना अंतरराष्ट्रीय खबर पढ़ते समय अब यूक्रेन क्राइसिस पर होगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए पेशेंस रख लो, मैं यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर इसके खत्म होते ही नया सेशन लेके आ रहा हूं। फिलहाल के लिए इसको खत्म कर लो, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। हाँ जी, हाल ही के अंदर नई इंडो पैसिफिक रणनीति के अंदर फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से हटा दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप से जैसे ही, मतलब फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को, पता है दिमाग मेरा भी इस समय पूरे समय आप ही की तरह वहां चल रहा है, थोड़ा मेरे साथ कोऑपरेट कर लीजिए, सेशन के अंदर बन जाइए और बन करके जो है ना, मतलब इस सेशन को कंप्लीट करवा दीजिए। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इस न्यूज़ को हम कवर करेंगे, आप लोगों के अंदर जितनी भी जिज्ञासाएं हैं उनको हम शांत भी करेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा आप लोगों से निवेदन है कि पेशेंस बरकरार रखें। अब सुनिए साथियों, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हाल ही में अपने भारत के विदेश मंत्री गए हुए हैं, और जब वो ऑस्ट्रेलिया में गए हुए हैं तो ऐसी माफी चाह रहा हूं बेटा, एक सेकंड के लिए होल्ड करिए। वो सुनो, यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर एक वो बनाओ कंटेंट फटाफट, उसमें रशिया ने युद्ध अनाउंस कर दिया है। हाँ, तुरंत जो अपडेट अभी हुआ है ना उसको अपडेट करके अभी तुरंत दे दो, है ना, इस क्लास के तुरंत बाद करेंगे। हाँ, 5वां मैं स्किप कर दूंगा, उसके बाद में उसको लाइव कर देंगे अपन, ठीक है। चलो जल्दी बनाओ। हो गया है, ठीक है। तो वो कंटेंट मिल जाएगा, अपडेट में मिल जाएगा। अब प्लीज इसको पढ़ लो, नहीं तो इतनी पूरी रात भर की मेहनत खराब हो जाएगी हमारी। शाम से लगे हुए होते हैं आपके सामने ये कंटेंट लाने के लिए, फोकस कर लीजिए और सुन लीजिए, सारी चीजें पढ़ा दूंगा, ध्यान से सुनिए। मैं खुद भी अब कमेंट बॉक्स बंद करने की भी कह सकता हूं, क्योंकि आप लोगों में क्यूरियोसिटी जो है ना युद्ध को लेकर ज्यादा हो गई है। अब पढ़ाई पर फोकस कर लीजिए, मैं सब चीजें पढ़ा रहा हूं, आइए ध्यान से सुनिए। साथियों, हुआ यह है कि इन दिनों फ्रांस के अंदर इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक स्ट्रेटेजिक वार्ता चल रही है। अब ये जो स्ट्रेटेजिक वार्ता यहां पर चल रही है, इस वार्ता में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब जो हैं वो वहां पर गए हुए हैं। जब वो वहां पर पहुंचे तो फ्रांस ने अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर के एक डॉक्यूमेंट जारी किया। उस डॉक्यूमेंट में से उसने ऑस्ट्रेलिया का नाम हटा दिया। उसने कहा कि अब मेरा ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं बचा। क्या है ये पूरी कहानी, आइए मैं आपको बताता हूं। साथियों, फ्रांस ने हाल ही में जो नई इंडो पैसिफिक रणनीति जारी की है, इसके अंदर इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप से हटा दिया है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आज के इस माहौल में जब आप सब लोग युद्ध की बातों को सुनकर के एकदम पूरी तरह से जमे हुए युद्ध पर रुचि ले रहे हैं, भविष्य में अगर कोई सा भी देश किसी के साथ युद्ध में इन्वॉल्व होता है तो यह माना जाता है कि जो रणनीतिक भागीदार हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, वो उनके साथ में सबसे पहले सूचनाएं साझा करेंगे। आज अगर हम ये मानते हैं कि भारत और रूस एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, तो ऐसी स्थिति में रूस अपनी जानकारी भारत के साथ शेयर करेगा यदि उसे यहां पर कोई एक्शन लेना हुआ।
ऐसे ही अगर अमेरिका और भारत एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं तो ये लोग एक दूसरे के साथ में जानकारी साझा करेंगे। ये होता है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब। अब इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर जो वर्तमान में न्यूज निकल के आ रही है वो ये है कि फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर की लिस्ट से हटा दिया है। क्यों हटाया? यह कारण किसी से भी अनजान नहीं है। इसलिए हटाया क्योंकि फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को अपने साथ धोखा करता हुआ पाया। किस मामले में? आपको यदि याद हो तो एक न्यूज है जो मैंने आप लोगों को काफी बार डिटेल में पढ़ाई है। वर्ष 2016 के अंदर साथियों ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ मिलकर के, 2016 की न्यूज है, शायद ये लेटर्स आपको दिखाई ना दे रहे हो इतनी स्पष्टता से, 2016 की न्यूज है। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने 12 सबमरीन बनाने का एक ऑर्डर पर पैक्ट साझा किया था। ठीक है ना? तो ये ऑर्डर पैक्ट जब साझा किया था किसने? ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने, कि हम आपस में मिलकर के 12 सबमरीन बनाएंगे। ये न्यूज है 2016 की। इस न्यूज के अंदर जो आप देख रहे हैं वो नाम है फ्रांस का, लेकिन ये नाम ज्यादा दिन तक नहीं चला। क्यों? क्योंकि 2021 के अंदर सितंबर में जब फ्रांस ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन देने ही वाला था, इतनी देर में यूके और यूएस ने मिलकर के ऑस्ट्रेलिया के साथ एक गठबंधन बना लिया जिसका नाम रखा गया ऑकुस। ये जो ऑकुस नाम का गठबंधन बना, ये ऑकुस नाम का गठबंधन असल में ऑस्ट्रेलिया को यूके और यूएस की मदद से सबमरीन बेचने के लिए बनाया गया था कि हम इन्हें न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बेचेंगे। तो ये जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बेचने के लिए ये बनाया गया गठबंधन था, इस गठबंधन के बहुत सारे मायने निकले। मायने ये निकले कि फ्रांस को यह गठबंधन पसंद नहीं आया क्योंकि उनका कहना था कि ऑस्ट्रेलिया के साथ में धोखा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के साथ में जो डील साइन की गई थी वो बंद कर दी ऑस्ट्रेलिया ने। इस कारण से फ्रांस जो है इनसे नाराज हुआ। आपको मालूम होना चाहिए ऑकुस फिलहाल पेपर के अंदर यूपीएससी मेंस के अंदर भी पूछा जा चुका है। एज इट इज सवाल आया था, ऑकुस की प्रासंगिकता बताइए, ये वाकया क्या है, ये पेपर के अंदर पूछा गया है। तो ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रेलिया से नाराज फ्रांस अपने आप की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से इसको हटाने के लिए कामयाब हुआ और कहा कि इसे हटा दीजिए, हम इसे अपने साथ में नहीं रखना चाहते। अब आप इस बात के मायने समझने का प्रयास कीजिए कि फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर की जो लिस्ट है उससे हटाते हुए कहा है कि मैं इसे अपने साथ में नहीं रखना चाहता। इसके पीछे का कारण जो है वो ये बता दिया गया है क्योंकि 2021 में यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया ने जो गठबंधन बनाया था सिक्योरिटी पार्टनरशिप को लेकर के, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ धोखा किया। इसके चलते हुए इन्होंने इसे अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से हटा दिया है। अब आप जानना चाहेंगे कि सर ऐसा किया क्यों था? ऐसा इसलिए किया था साथियों कि जो सबमरीन होती हैं ये दो प्रकार से चलती हैं। एक सबमरीन जो डीजल से चलने वाली होती है, एक सबमरीन जो बिजली से चलने वाली होती है, और एक सबमरीन जो न्यूक्लियर पावर से बनी हुई एनर्जी से चलने वाली होती है। मार्केट में आजकल 3 तरह की सबमरीन अवेलेबल हैं, लेकिन विवाद में 2 तरह की सबमरीन चल रही हैं। एक इलेक्ट्रिक एनर्जी से चलने वाली, यानी कि बैटरी से चलने वाली। तो होता क्या है कि जो फ्रांस है वो डीजल और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली सबमरीन फ्रांस जो है वो ऑस्ट्रेलिया को बेच रहा था, लेकिन जो अमेरिका है उसने ऑस्ट्रेलिया से कहा कि मैं आपको जो सबमरीन दूंगा ये न्यूक्लियर पावर प्लांट से चलने वाली होगी, यानी कि सबमरीन के अंदर ही एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा होगा। जब सबमरीन के भीतर ही न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा होगा तो बिजली अंदर की अंदर पैदा होगी और उस वजह से सबमरीन समुद्र की गहराइयों में डूब करके बहुत दूरी तक जा सकेगी। अब आप पूछेंगे कि इसका फायदा नुकसान क्या होता है? देखिए, डीजल से चलने वाली जो सबमरीन होती हैं उसमें इंजन की आवाज बची रहती है। ऐसा माना जाता है कि सोनार के माध्यम से उन्हें ट्रेस किया जा सकता है। इसलिए जो सबमरीन का उन्नत किस्म है उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी से चलने वाली सबमरीन को प्राथमिकता दी जाती है। मतलब डीजल से बिजली बनाई, बिजली से सबमरीन चलाई। तो दुश्मन के क्षेत्र में जब सबमरीन चुपके से एंट्री कर रही होती है तो वो साइलेंटली एंट्री कर रही होती है। अमेरिका ने कहा कि डीजल का उपयोग ही मत करो, क्योंकि डीजल उपयोग करोगे
कंबशन के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, बबल्स बनेंगे, पता चल जाएगा। ऐसी स्थिति में न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग करो। न्यूक्लियर एनर्जी कुछ आवाज कुछ करेगी नहीं, बिजली बनाएगी और लंबे समय तक आप उसका उपयोग करते हुए ले जाएंगे। ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रेलिया न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन प्राप्त करने के चक्कर में फ्रांस से डील तोड़ दिया। अब आप जानना चाहेंगे कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन कितने देशों के पास में है, क्या कुछ शक्तियां किस किस के पास में है। अगर आप और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। यह हमारे द्वारा एक सेशन ऑलरेडी किया हुआ है, 5 महीने पहले हमने इसके ऊपर एक सेशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो साथियों, फ्रांस ने अपना एम्बेसडर इससे नाराज होकर के ऑस्ट्रेलिया से वापस बुला लिया था। यह इनके द्वारा एक किताब जारी की गई है फ्रांसीसियों के द्वारा। उन्होंने इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अंदर जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उन लोगों का नाम लिया है कि हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर कौन कौन होंगे। तो फ्रांस ने जब अपने द्वारा यह पुस्तक जारी की, आपको शायद ये किताब दिख ना रही हो, इसलिए हम इस किताब को थोड़ा जूम करके दिखाने का प्रयास करते हैं। अभी भी शायद आपको ना दिख रही हो तो मैं इसे थोड़ा सा और जूम करके दिखाने का प्रयास करता हूं। शायद अब दिखाई दे जाए, अभी भी ना दिखाई दे, इससे ज्यादा हम कर नहीं सकते। पार्टनरशिप विद इंडिया अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो यहां पर विजिबल हो रहा है। आप देखिए इधर की तरफ, ये आपका इनका चैप्टर है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और इसमें इन्होंने जो डॉक्यूमेंट जारी किया, क्योंकि इन दिनों इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अंदर सुरक्षा को लेकर के फ्रांस मीटिंग बुला रहा है यूरोपियन यूनियन की, और यहां के जो और देश हैं इंडो पैसिफिक क्षेत्र के उनको, जिसमें चीन को नहीं बुलाया गया है, ऑस्ट्रेलिया को नहीं बुलाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने सबसे पहले नंबर पर जिसे रखा है पार्टनरशिप के अंदर, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में, वो इंडिया को रखा है। किसने? फ्रांस को, कि हमारा अच्छा मित्र इंडिया है। इसके अलावा इसके अंदर जो दूसरे नंबर पर जिसका नाम दिया गया है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, कि यदि कोई समस्या अगर आती है हमें तो हम किसके साथ मिलकर काम करेंगे, तो इन्होंने पार्टनरशिप विद जापान जो है इसको सेकंड नंबर पर रखा है। यानी कि इस क्षेत्र के अंदर जो है वो मतलब पार्टनरशिप विद जो जापान है इसको सेकंड नंबर पर प्राथमिकता दी गई है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर। वहीं पर इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनर के अंदर जो ये वाला अदर बाइलेटरल जो पॉइंट लिखा हुआ है, अब ये किताब हमें ऐसी ही मिली इसलिए हम आपको ऐसी दिखा रहे हैं। इसमें अदर बाइलेटरल पार्टनरशिप के अंदर इन्होंने बकायदा फ्रेंच के प्रेसिडेंट के द्वारा जो अभी काउंसिल बुलाई गई है जिसके अंदर बातचीत चल रही है इंडो पैसिफिक को लेकर के, इसमें इन्होंने इस पेज पर जो जानकारी लिखी है अदर बाइलेटरल पार्टनरशिप के बारे में, उसको मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं। आप देख सकते हैं यहां पर इन्होंने अपने द्वारा लिखा है कि France has developed a special partnership with many Indo-Pacific countries in Southeast Asia. Strategic partnership were concluded with Indonesia in 2011, Singapore in 2012, वियतनाम इन 2013। यानी इन देशों के साथ इनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑल भी है। भारत और जापान तो प्रमुख भागीदार हो गए, इसके अलावा इन 3 देशों के साथ भी हमारी रणनीतिक साझेदारी है, यानी कि कभी आवश्यकता पड़ी तो इन सबके साथ मिलकर के हम कार्रवाई करेंगे। देयर इज ऑल्सो ए क्लोज कोऑपरेशन ऑन इंडो पैसिफिक सब्जेक्ट विद मलेशिया, साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड। हम इनके साथ भी मिलकर के क्लोज कोऑपरेशन रखते हैं। ऑस्ट्रेलियाज डिसीजन इन सितंबर 2021 without prior consultation or warning to break off the partnership of trust with France that includes the future submarine program has led to re-evolution of post-strategic partnership the two countries. France will pursue bilateral cooperation with Australia on a case-by-case basis according to its national interest and those of regional interest. France intend to maintain close relationship with the United States. अब यहां पर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया के साथ में स्ट्रेटेजिक संबंध नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपने फायदे के लिए बिना हमें पहले इन्फॉर्म किए हमारा गठबंधन तोड़ दिया। ऐसी स्थिति में हम ऑस्ट्रेलिया के साथ में जो दोस्ताना व्यवहार रखेंगे, व्यापारिक रिश्ते रखेंगे, ये केस दर केस रखेंगे, यानी कि हर स्थिति का एनालिसिस करके हम इस बारे में चर्चा करेंगे। हम टू द पॉइंट पहले दिन से कार्रवाई नहीं करेंगे, यानी कि पहले दिन से हम ये मानकर नहीं चलेंगे कि ये हमारा मित्र है। तो एक प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के लिए ये बड़ा सेटबैक है, क्योंकि फ्रांस इस समय यूरोपियन यूनियन का लीडर हो रखा है और उसके द्वारा इस प्रकार की बातें कहना
ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ा सेटबैक है। और यहां पर फ्रांस समझदारी क्या कर गया, इमानुएल मैक्रोन समझदारी क्या कर गए कि वो यूके और यूएस के प्रति नाराजगी नहीं जताए। उनका कहना है कि तुम तो व्यापारी थे, लेकिन जो खरीदार था उसने हमारे साथ धोखा किया, हम उसको पनिशमेंट दे रहे हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने इसे अपनी रणनीतिक भागीदारी से निकाल दिया। तो एक प्रकार से, है ना, तो इस प्रकार से जो है यहां पर एक जो जानकारी निकल के आई है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। चिंता मत करिए, इस क्लास के खत्म होते ही मैं आपके पास में यूक्रेन क्राइसिस पर जो भी अपडेट है वो लेकर के तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। आप सबसे, मतलब जैसे आप में से बहुत सारे लोगों का दिमाग विचलित हो रहा है जानकारी प्राप्त करने के लिए, बहुत सारे लोग इधर उधर अब देशी न्यूज मीडिया हाउसेज भी तलाश रहे होंगे, मैं सारी अपडेटेड न्यूज आप तक ले आऊंगा। लेकिन जो आपका जरूरी काम है पढ़ना, उसे आप सिंसियरली कर लीजिए, क्योंकि असली ध्यान की परीक्षा तभी होती है जब आपके पास में पढ़ाई के अलावा और जानकारी प्राप्त करने के ऑप्शंस तो होते हैं, लेकिन जब उस समय भी आप फोकस करके पढ़ लें, यही आपका डिटर्मिनेशन है। मैं भी आप लोगों की तरह बहुत विचलित हो रहा हूं, यह सोच करके कि मैं तुरंत आपको न्यूज कवर करके बताऊं कि क्या हुआ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यह ड्यूटी जो मैंने इतनी मेहनत से आपके लिए तैयार की है, इसे डिलीवर करके ही उस तरफ जाऊंगा। यह मेरा कमिटमेंट है और मुझे पूर्ण यकीन है कि आप भी पढ़ाई से अपना ध्यान नहीं हटाते हुए इस कमिटमेंट को पूरा करेंगे और फिर हम अपडेट तो ले ही लेंगे, है ना। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई हो। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की अगर हम बात करें तो इस समय अमेरिका के पास में 68 न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, रशिया के पास 49 है, चाइना के पास 59 है, सबमरीन्स की संख्या है ये। और जबकि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की बात करें तो अमेरिका के पास 68 की 68 न्यूक्लियर पावर्ड है, इंडिया के पास सबमरीन तो 16 है, लेकिन इनमें से न्यूक्लियर पावर्ड एक है जो कि इंडिया ने खुद ने बनाई है। ठीक है ना, उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ गई हो। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट आपके सामने ये सारी जानकारियां शेयर करते चल रहे हैं। इधर देखते हैं साथियों, हाल ही के अंदर मुंबई के अंदर एक खबर जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है, और वो खबर क्या है साथियों, इन दिनों मुंबई के अंदर जो आंगड़िया होते हैं उन पर हमले हो रहे हैं, उनसे लूटपाट की जा रही है। अब आप जानना चाहेंगे कि ये आंगड़िया क्या होती है। तो अब आप ये जानना चाहेंगे कि साहब ये आंगड़िया होते क्या हैं जिनके ऊपर इन दिनों विवाद का विषय बना हुआ है। क्या है ये पूरी कहानी, आइए आज के सेशन में मैं आपको समझाता हूं। असल में हो क्या रहा है बच्चों, मुंबई के अंदर आंगड़िया नाम से कुछ व्यापारी लोग होते हैं, उनके ऊपर इन दिनों हमले हो रहे हैं। अब ये हमले आंगड़िया भी कहते हैं, कुछ अंगदिया कहते हैं, आपको जो बोलना है बोलिए। आंगड़िया शब्द सामान्यतः बोला जाने वाला मारवाड़ी के अंदर शब्द है। हमले क्यों हो रहे हैं, क्या है ये कहानी, आइए हम समझते हैं। इस पर यूपीएससी सवाल कैसे पूछ सकता है वो भी मैं बता सकता हूं। पेपर में आपसे ये पूछा जा सकता है कि नाउएडेज एक शब्द है जिसका नाम है आंगड़िया, वो सुर्खियों में है, ये क्या होता है। आपके पास में 4 ऑप्शंस दे दिए गए, फिर आप उसके अंदर से टिक करके बताएंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं आंगड़िया क्या होते हैं, इस सुर्खियों में क्यों बने हुए हैं। बेटा क्या है कि जो बंबई है ना, वो असल में पहले महाराष्ट्र, वो गुजरात के साथ हुआ करता था, यानी कि बॉम्बे प्रांत जो था वो गुजरात और बॉम्बे, महाराष्ट्र का जो हिस्सा है, महाराष्ट्र और गुजरात, ये एक ही बॉम्बे प्रांत के नाम से जाने जाते थे। इनका विभाजन हुआ, महाराष्ट्र अलग हो गया, गुजरात अलग हो गया। लेकिन गुजरात के अंदर सूरत नाम से जो जगह है वो, और महाराष्ट्र के अंदर मुंबई नाम से जो जगह है ये दोनों डायमंड के बहुत बड़े क्षेत्र के रूप में बनकर उभरे। यहां पर काम जो है ना, जो डायमंड का काम है, बहुत अच्छे से होता है। मैं आपको बताऊं कि इस समय पर जो आपका गुजरात है, यहां पर डायमंड के काम के लिए जाना जाता है, यानी कि मतलब जो हीरे जवाहरात हैं इनके ऊपर बहुत ज्यादा कारीगरी का जो कामकाज है वो सूरत के अंदर प्रमुखता से होता है। अच्छा, डायमंड के साथ क्या स्थिति होती है कि अगर मैं डायमंड अपने पास से बनाया, मान लीजिए सूरत में मैंने डायमंड बनाया, डायमंड बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप मशीन से बना रहे हैं, आपने डायमंड को रंग वो दे दिया, रूप दे दिया, उसके अंदर कट लगा दिए, उसके अंदर एजेस बना दिए। डायमंड उसी को अच्छा माना जाता है जिसका टोटल इंटर रिफ्लेक्शन अच्छा होता है, यानी जिसमें लाइट अंदर अगर आ गई तो वो वापस बाहर ना जाए। ऐसे डायमंड्स अच्छे माने जाते हैं जो पूरे टाइम फिर चमकते रहते हैं। ऐसी स्थिति में डायमंड्स का काम जो है वो सूरत में बहुत प्रमुखता से होता है। अब डायमंड बहुत छोटी सी चीज है, मान लीजिए कि मैं ये मान लेता हूं इतना छोटा सा कोई पार्ट है जिसको आपने डायमंड कहा हुआ है। अब वो डायमंड की कीमत मान लीजिए 5 लाख है, 10 लाख है, 50 लाख है, इतनी महंगी कीमत का डायमंड है। अब उस डायमंड को आप सूरत से लेकर के बाजार में जा रहे हो बेचने,
कहां जा रहे हो? महाराष्ट्र में बेचने जा रहे हो। तो आप भेजोगे कैसे? यानी कि सूरत से आपको महाराष्ट्र भेजना है डायमंड, तो भेजोगे कैसे? एक डायमंड है ना, तो आप उसको बस में लाद कर भेज सकते, ना ट्रेन में लाद कर भेज सकते, विशेष रूप से किसी व्यक्ति के हाथ से ही भेजोगे, क्योंकि अल्टीमेटली इतनी महंगी चीज को भेजने के लिए भी तो कोई व्यक्ति चाहिए। फिर आप एक डायमंड नहीं भेजोगे, कम से कम 10-15 डायमंड तो भेजोगे। अब 10-15 डायमंड भी अगर आपने भेजे, अपन ने कई हिंदी फिल्मों में डायमंड्स को देखा है, उनकी कीमत करोड़ों में हो गई। अब करोड़ों का सामान लेकर के एक व्यक्ति जो सूरत से चला है और मुंबई आ रहा है, या मुंबई से चला है, अब देखो मुंबई से वो पैसा लेके चला और सूरत से वो सामान परचेज करेगा। तो बेटा ये जो कार्यक्रम करने वाले लोग हैं, जो विशेष रूप से डायमंड सेक्टर में काम करते हैं, इन्हें आंगड़िया कहा जाता है। अब आप पूछेंगे कि सर आंगड़िया जो है इसके साथ परेशानी क्या है? फिर हमने कहा देखो बेटा, आज से पहले अगर यह सोचा जाए कि दुनिया भर में बैंक का कंसेप्ट क्यों बना, आज मैं अगर बात करता हूं इंडिया के केस में, आप देखते हैं कि आज मैं अलवर में अगर पैसे जमा कराऊं तो आप कोलकाता में बैठकर पैसे निकाल सकते हैं, तुरंत की तुरंत पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे, है ना। लेकिन भारत के अंदर जब बैंकिंग नेशनलाइज्ड नहीं हुई थी, उससे पहले पैसे ट्रांसफर कैसे होते थे? क्या फिर हर आदमी अपने पास से यहां से पैसे लेकर के कोलकाता तक जाया करता था? विचार करिए, इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है जो मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। सोचिए कि जब देश के अंदर अंग्रेज थे, आपको भारत के किसी एक कोने से दूसरे कोने तक व्यापार करने जाना है, तो आप व्यापार करने जाएंगे कैसे? है ना बड़ा पॉइंट। आपको पैसा साथ में लेके जाना पड़ेगा। अब आप पैसा साथ में लेकर के जाएंगे तो रास्ते में आपके साथ लूटने की घटनाएं बहुत हो जाएंगी। आपको याद होना चाहिए कि भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे डाकू फेमस हुए जो लूटने के लिए जाने जाते थे, यात्रियों को लूटने के लिए। आपको यदि याद हो तो वो कौन सी फिल्म है जो आमिर खान की बनी है, जिसमें वो गुंडा बनता है? तुम तो एक फिल्मों के बारे में नॉलेज जीरो रखते हो भाई, है ना। अमिताभ बच्चन के साथ में जो बहुत फ्लॉप मूवी निकली थी आमिर खान की, ठीक है। तो उसके अंदर अगर आप देखें तो भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे, इनको कुछ बोलते हैं, मैं शब्द भूल रहा हूं, जो कि लूटने के लिए ही जाने जाते थे, है ना। तो रास्ते में चल रहे यात्रियों को लूटने के लिए जाने जाते थे। तो व्यापारी इतना दूर तक व्यापार करेगा कैसे? तो व्यापारी इतना दूर तक व्यापार कैसे करेगा? इसके लिए ये लोग क्या करते थे कि यहां से अलवर से मान लीजिए कोई व्यापारी कोलकाता जा रहा है, तो वो अपने साथ पैसा लेके नहीं जाता था। तो वो क्या लेके जाता था? वो अपने पास से अलवर के किसी व्यापारी का साइन किया हुआ, एक हस्ताक्षर किया हुआ कागज लेके चला जाता था। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, बिल्कुल। और वो ठग हुआ करते थे, उनको ठग, लुटेरों को ठग बोला जाता था, ठीक है। तो बेटा होता क्या था कि अगर मान लीजिए अलवर से कोई व्यक्ति गया और अपने पास में, अब जैसे मान लीजिए मेरे पास ये 10 का नोट है ना। अब इस 10 के नोट के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है, शायद आपको दिख जाए, 04B065397। अब इस नोट को अगर मैं 2 टुकड़ों में बांट दूं, और मैं 2 टुकड़ों में बांट करके 04B इस फोटो को मैं अपने पास में संभाल के रख लूं, आधा नोट में उस व्यक्ति को पकड़ा दूं और कह दूं कि वहां जब जाए तब उनको यह पकड़ा देना, ताकि एक शिनाख्त हो जाए, एक पहचान हो जाए। यह प्रक्रिया हुंडी के नाम से जानी जाती थी, और वो व्यक्ति वहां से पैसे रिसीव कर लिया करता था। आंगड़ियों के केस में यही काम हो रहा है इन दिनों। आंगड़िए क्या करते हैं, अगर मान लीजिए सूरत से मुंबई चल रहे हैं, तो ऐसे ही किसी नोट का एक टुकड़ा उन्होंने अपने पास रख लिया, और एक नोट के टुकड़े की फोटो उनके मालिक ने खींचकर सामने वाले डेस्टिनेशन पर भेज दी, और कहा कि यह नोट लेकर अगर कोई बंदा आपके पास आए तो उस बंदे को आप पैसे पकड़ा देना और माल ले लेना। बहुत आसान लग रहा है ये काम। आपके मन में सवाल बनेगा कि सर आज के जमाने में तो बैंकिंग सिस्टम शुरू हो गया, फिर भी ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? यही बहुत बड़ा सवाल है। ट्रेडिशंस बने हुए हैं, परंपरागत रूप से आज भी ये आंगड़ियों का कामकाज चल रहा है, और ऐसी स्थिति में चूंकि ये पूरा की पूरा पैसा अनअकाउंटेड होता है। अनअकाउंटेड का मतलब क्या हुआ? इसकी बैंक के पास कोई जानकारी नहीं होती। ऐसी स्थिति में इसकी जब लूट हो जाती है तो कोई इसकी शिकायत करने भी नहीं जाता। शिकायत करने जाए तो खुद फंस जाए, क्या सोच करके कि जब तुमने उस कैश को घर में रखा हुआ है, सरकार कैश रखना अलाउ नहीं करती। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो चल तो रहा है, लेकिन इसकी कोई शिकायत नहीं करता है,
ठीक है। वर्तमान समय में मुंबई के अंदर ऐसे बहुत सारे केसेस दर्ज किए जा रहे हैं जिनमें आंगड़ियों को लूट लूट के पैसे निकाले जा रहे हैं, है ना। लोग क्या कर रहे हैं कि आंगड़ियों को ही लूट ले रहे हैं और उनसे पैसे ले रहे हैं। अब आप पूछेंगे आंगड़ियां लूट जाते हैं तो इनके पास कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं होता क्या? प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम होता है। ये अपने साथ सिक्योरिटी में कई लोग लेके चलते हैं, पूरी अपने साथ में सेफ्टी का सारा साधन लेके चलते हैं। लेकिन अगर कोई पुराना आंगड़िया जो सामान ले जाने का काम कर रहा था वो बगावती हो गया, बगावती का मतलब हो गया कि वो आपकी आंगड़िया वाली टीम से अलग हो गया, तो अब वो बगावती आंगड़िया आपके सारे राज जानता है। वो जानता है कि आप कौन सी बस से जाते हो, आप कौन सी ट्रेन से जाते हो, किस तरह के डायलॉग मारते हो, किस तरह से सामने वाला आपकी पहचान करता है। तो इस तरह से वो व्यक्तियों के कारण आजकल आंगड़िया मार्केट फेल मार रहा है। अब सरकार इस बारे में क्या कहती है? असल में ये एक प्रकार के अवैध कारोबार में भी काम होता है। अवैध कारोबार बोले तो हवाला मार्केट भी बिल्कुल इसी तरह से काम करता है। इस चलते हुए सरकार भी इस कार्यक्रम को रोकना चाहती है। मजबूरी ये फंसी हुई है कि इस कार्यक्रम को रोक तो दें, लेकिन सरकार इतनी ट्रेडिशन से चली आ रही परंपरा पर किसी भी प्रकार की रोकथाम कर नहीं पा रही है। ये दोनों बातें हैं। आंगड़िया शब्द इन दिनों बहुत ज्यादा सुर्खी के अंदर बनी हुई है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया होगा आंगड़िया क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए बना है साथियों, एक इंफॉर्मेटिव खबर है, बहुत अच्छी। और खबर यह है कि हाल ही में वेदांत समूह की कंपनी केएन्स ऑयल एंड गैस ने कहा है कि उसने किस राज्य में एक अन्वेषण कुएं के तहत तेल की खोज की है। तो राजस्थान के अंदर हुई है। विकास को बोल दो, थंबनेल बना देगा फटाफट। युद्ध शुरू, हाँ, यूक्रेन और रशिया युद्ध शुरू, फटाफट बोलो उसको। राजस्थान के रेगिस्तान के अंदर बाड़मेर में तेल का भंडार मिला है जिसका नाम दुर्गा दिया गया है। साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, ध्यान से सुनिएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत की एक बहुत अच्छी कंपनी है जिसका नाम है वेदांता। वेदांता नाम से जो कंपनी है, इस कंपनी ने हाल ही में टेक ओवर किया था केएन्स एनर्जी का। केएन्स एनर्जी जो कि ब्रिटेन की कंपनी है। केएन्स एनर्जी भारत में बहुत ज्यादा सुर्खी में बनी हुई है। और वो सुर्खी में क्यों बनी हुई है? वो इसलिए बनी हुई है क्योंकि राजस्थान के अंदर जो रेगिस्तान वाला हिस्सा है उसमें तेल के कुएं खोजने का जो काम है वो केएन्स एनर्जी करती है। तेल के कुएं खोजने का, आज से नहीं, लंबे समय से तेल के कुएं खोजने का जो काम है वो केएन्स एनर्जी करती आई है। और ऐसी स्थिति में इन्होंने हाल ही में वेदांता का तो नाम हो रहा है, वेदांता की जो सब्सिडरी है जिसका नाम केएन्स एनर्जी है, उसने बाड़मेर के अंदर एक तेल का और कुआं खोजा है, यानी जमीन के नीचे तेल निकाल लिया है लगभग 2.5 किलोमीटर नीचे, और उस कुएं का नाम दुर्गा रखा गया है। यही न्यूज है, आइए न्यूज जान लीजिए। राजस्थान सरकार के द्वारा, मतलब राजस्थान के बाड़मेर के अंदर, मतलब सरकार को इन्फॉर्म कर दिया है वेदांता ने कि तेल का एक कुआं और मिल गया है। केएन्स ऑयल एंड गैस के द्वारा यह जानकारी साझा की गई है कि बाड़मेर के अंदर तेल का एक कुआं और मिल गया है। यह निकालने के बाद जानकारी किससे शुरू, मतलब शेयर की जाती है? तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के साथ में यह जानकारी शेयर की जाती है। यह आपके सामने सारी की सारी जानकारी मैंने बता दी, ठीक है ना। अगर हम बताएं कि भारत के अंदर तेल उत्पादन में राजस्थान कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो 2017-18 का आंकड़ा है कि राजस्थान 7,887 मैट्रिक टन ऑयल प्रोड्यूस करता है। अगर देश के अंदर अगर स्थान की बात की जाए, जमीन की बात की जाए, तो राजस्थान ऑयल प्रोडक्शन में नंबर 1 पर आता है। मुंबई ऑफशोर, अगर मुंबई की बात करें, मुंबई हाई जो कि समुद्र में से तेल निकालने की जगह है, उसके बाद भारत में दूसरा सबसे ज्यादा अगर तेल कहीं से निकलता है तो वो साहब राजस्थान से निकलता है। इसकी तरह से आप ये देख सकते हैं कि ये कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये तीसरी हाइड्रोकार्बन खोज है। 542 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए इस गुड़ा, मनाली और चौहटन तहसील के बीच में इस कार्यक्रम को खोजा गया है। यहां पर 1,50,000 बैरल तेल और गैस का उत्पादन होगा, इस प्रकार से यहां पर अनुमानित किया जा रहा है, ठीक है ना। यह सारी जानकारी मैंने आप लोगों से साझा कर दी है, ठीक है। यहां पर प्रतिदिन गैस का उत्पादन होता है प्रॉपर तरीके से, 1.5 लाख बैरल प्रतिदिन के हिसाब से तेल का उत्पादन होता है। यह हैंग क्यों हो रहा है? एक मिनट, क्या हो रहा है यार? ओपन एक्रेज लाइसेंस पॉलिसी वो पॉलिसी है जिसके माध्यम से किसी कंपनी को तेल खोजने के लिए जगह दी जाती है कि वो उस जगह को खोज सकता है जिसके माध्यम से इस जमीन को खोजा गया है और यहां पर तेल निकाला जा रहा है। क्या हो गया यार इसको? हाँ जी,
ओपन एक्रेज पॉलिसी क्या होती है? सरकार तेल कैसे खुजवाती है? तो तेल खोजने के लिए जो कार्यक्रम किए जाते हैं वो कार्यक्रम आज बहुत हिम्मत करके काम हो रहा है भाई। हाँ जी, तो यहां पर दुर्गा नाम से इसको खोजा गया है और मतलब दुर्गा नाम से जो जगह है इसका नाम रखा गया है और प्रॉपर तरीके से इस कार्यक्रम को किया जा रहा है, ठीक है ना। केएनस एनर्जी के द्वारा यह कार्यक्रम किया जा रहा है। फिलहाल के लिए आपके सामने यही जानकारी पर्याप्त है। इसके बाद में यूक्रेन अपडेट जो है वो मैं अभी देने वाला था। सुबह इमरजेंसी की घोषणा हुई थी 5 बजे तक, वो तो हमने ले लिया था, लेकिन क्लास शुरू करी उसके बीच में युद्ध शुरू हो गया, जो कि अभी थोड़ी आरएनए के तुरंत बाद मैं इस क्वेश्चन के ऊपर पूरा एक सेशन लेने वाला हूं। तुरंत उसके बाद में ही सेशन आ जाएगा। मैं 5वें नंबर पर लेके आया था, तो इस चीज को भी मैं उसी के अंदर कवर कर लूंगा और सारी जानकारियां आपसे साझा करूंगा। इसी क्लास के तुरंत बाद आपसे मैं सेशन लेकर के आ रहा हूं। बाकी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस देख लीजिए। फिलहाल गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की एक पहल पर किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 100 किसान यात्रा का उद्घाटन किया गया है। 100 किसान ड्रोन इन बूस्ट फॉर टिलर्स के लिए खोजा गया है। ये तथ्यात्मक जानकारी है, आप जान लीजिए। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नामित किया है? तो संजय मल्होत्रा को किया है। इसके साथ में अन्य जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसके अंदर आप जानकारी प्राप्त कर लीजिए। किस राज्य के स्टार्टअप मिशन ने प्रौद्योगिकी प्रमुख गूगल के साथ एक सहयोग की कंपनी के रूप में साझा किया है? तो गूगल के साथ में केरल मिल गया है, स्टार्टअप शुरू कर रहा है। केरल स्टार्टअप मिशन के नाम से आप इसको जानकारी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। गूगल यूएस की कंपनी है, सुंदर पिचाई इसके वर्तमान में सीईओ हैं। आगे बढ़ते हैं। ये सारी जानकारियां आपको हमारे टेलीग्राम अंकित अवस्थी सर के ऊपर प्राप्त हो जाएंगी। इसके साथ साथ किस कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार दिया गया है? तो कोल इंडिया लिमिटेड को यह पुरस्कार दिया गया है। इसके साथ साथ यदि हम बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न है साथियों आपके लिए, हाल ही में कौन प्रथम श्रेणी डेब्यू पर ट्रिपल टन हिट करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? तो साथियों शकीबुल गनी जो है, बिहार शकीबुल गनी बिकम क्रिकेटर टू स्कोर सेंचुरी ऑन फर्स्ट क्लास डेब्यू, है ना। तो यहाँ पर 341 रन इन्होंने बनाए हैं 405 बॉलों पर रणजी ट्रॉफी के अंदर अब मिजोरम के खिलाफ। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। शकीबुल गनी इंडियन क्रिकेटर हैं और इन्होंने ये रन जो है ये बनाए हैं, ठीक है ना, और मतलब इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं। शकीबुल गनी बिहार की तरफ से खेलते हुए इन्होंने 341 रन बनाए हैं। इससे पहले जो लोग और बना चुके हैं वो आपके सामने हैं। डेब्यू मैच के अंदर सबसे ज्यादा रन हाल ही के अंदर वेस्ट इंडीज के साथ में जीत के कारण किस फॉर्मेट में सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गया है? T20 के अंदर भारत ने इंटरनेशनल रैंकिंग में नंबर 1 स्थान प्राप्त कर लिया है, क्योंकि वेस्ट इंडीज को भारत ने अभी हराया था, तो उस आधार पर T20 के अंदर भारत नंबर 1 पर पहुंच गया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में कौन मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं? तो प्रज्ञानंद जो है वो सबसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने मैग्नस को हराया है। मतलब 16 साल के बच्चे हैं ये, और इन्होंने क्या किया है कि इनको हरा दिया। ये बहुत बड़ी बात है। मैग्नस जो है वो वर्ल्ड के मतलब नंबर 1 खिलाड़ी माने जाते हैं। इनको हराने में विश्वनाथन आनंद का नाम आता है जिन्होंने उनको हराया था, और ये बहुत कम उम्र में इनको हराने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ साथ अन्य जानकारियों के अंदर हाल ही में किस देश ने सीडॉम नाम से एक नई नौसेना रक्षा प्रणाली विकसित की है? तो इजराइल के द्वारा, मतलब डिफेंस के सेक्टर के अंदर समुद्र से भी सुरक्षा डिस्कस की जा सकेगी, तो इसके लिए इन्होंने सीडॉम तकनीक का विकास किया है। इसके साथ में किस राज्य सरकार ने नदियों में भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो आसाम के द्वारा नाइट नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किया गया है। इसके साथ में हाल ही में कौन सबसे कम उम्र के ATP 500 विजेता बने हैं? तो कार्लोस अल्काजार जो हैं वो सबसे कम ATP 500 के वो बने हैं। 6 ब्रेक पॉइंट इन्होंने यहाँ पर जीती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आपको अन्य जानकारी चाहिए तो ये 14 फरवरी जो है सेंट्रल एक्साइज दिवस, 27 फरवरी वर्ल्ड एनजीओ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अनअकैडमी पर मुझसे जुड़ने के लिए मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज कर सकते हैं। 27 फरवरी को सुबह 11 बजे आप लोगों के लिए अल्ट्रा कॉम्बैट होने जा रहा है अनअकैडमी पर। इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। विनर्स को इसमें बहुत ही जबरदस्त प्राइज दिए जाएंगे। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से दोपहर 12 बजे एसएससी कैटेगरी के अंदर, ये यूपीएससी कैटेगरी के अंदर है, ये एसएससी कैटेगरी के अंदर है। आप इसमें पार्टिसिपेट करें। बहुत सारे गिफ्ट है इसके अंदर, लैपटॉप वगैरह सब दिया जा रहा है। यूज माई रेफरल कोड अंकित 10 टू अवेल इट इमीडिएटली। क्लास के तुरंत बाद जो है हम आपके सामने एक और सेशन लेकर हाजिर हो रहे हैं। यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर अपडेट लेकर हाजिर हो रहे हैं। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।